हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की हमारी ये सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है। हम यूपी टेट सी टेट के लिए आपकी जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट होता है उसके संबंधित हम आपके लिए डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आपके पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी को आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस किया जाता है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे गए होते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे। उसी श्रृंखला में ये क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश 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 छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। यानी कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सी है? ऑप्शन ए शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि या डी प्रेरणा। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब है प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। जो आपका मोटिवेशन होता है ये छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। जब जैसे आप बच्चा की रुचि नहीं है, आप उसको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाइए या मोटिवेशनल कहानी सुनाएंगे, बच्चा मोटिवेट होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी, रुचि उत्पन्न होगी सीखने में, है ना। तो ये मोटिवेशन आपकी प्रेरणा हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, सीखने की एक कला है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, छात्र को प्रेरित करने की सही विधि है। यानी कि छात्र को प्रेरित करने की कौन सी इनमें से सही विधि है? ऑप्शन ए दंड, बी फटकारना, सी प्रशंसा या डी मारना पीटना। अब देखिए छात्र को प्रेरित करने की जो दंड है, ये दंड से प्रेरित थोड़ी होता है बच्चा। जो भी बाल विकास में पहले भी बताया मैंने, नेगेटिव चीजें हैं उनको बिल्कुल नकारता है बाल विकास। नेगेटिव चीजों को आपको बिल्कुल टिक नहीं करना है। फटकारना ये भी आपका नेगेटिव चीज है, फटकारने से भी बिल्कुल छात्र प्रेरित नहीं होगा। मारना पीटना ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बिल्कुल सी सही है आपका, प्रशंसा। प्रशंसा से छात्र प्रेरित होते हैं। अब देखिए मान लीजिए किसी छात्र ने अच्छा कार्य किया, अच्छे अंक प्राप्त किए या कोई अच्छा समाज में अच्छा कार्य किया उसने किसी की हेल्प करके, तो उस बच्चे को सभी बच्चों के सामने असेंबली में या क्लास में खड़ा करके सामने उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, तालियां बजवा सकते हैं। तो और बच्चे भी इससे मोटिवेट होते हैं, छात्र प्रेरित होते हैं उससे। तो ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशंसा करना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से स्मृति की विशेषता नहीं है। जो स्मृति है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए अचेत, बी सुविचारित, सी जागरूकता या डी स्मरण शक्ति। तो देखिए साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए अचेतन। जो अचेत अवस्था है वो स्मृति की विशेषता नहीं होती है। देखिए स्मृति क्या होती है? किसी चीज को याद रखना, मेमोरी। स्मृति मेमोरी होती है आपकी। मेमोरी की विशेषता अचेत थोड़ी होती है। वो अचेत तो मतलब वो अचेतन अवस्था में चला गया, आपको याद ही नहीं है, वो पता ही नहीं है, तो वो स्मृति कहाँ कहलाएगी? वो तो आपकी स्मृति थोड़ी होगी। स्मृति तो आपकी वो होती है मेमोरी में, जो आपको याद है, जो सब कुछ आपको याद है। सुविचारित होती है, जागरूकता होती है उसमें, स्मरण शक्ति होती है स्मृति में। ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, चेत नहीं है विशेषता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती हैं? ऑप्शन ए हरलॉक, बी नन, सी सोरेंसन या डी क्रो एम क्रो। तो ये आपका कहा है हरलॉक महोदय ने। हरलॉक ने क्या कहा है? दो बालकों में समान योग्यता नहीं हो सकती है, मतलब कि दो बच्चों में एक तरह की योग्यता नहीं हो सकती है। मतलब बच्चा एक किसी तरह से सीखता है, दूसरा बच्चा किसी अन्य तरीके से सीखता है। उस बच्चे का शारीरिक विकास जल्दी हो रहा है, उसका धीरे हो रहा है, या उसका कैसे हो रहा है ना। सभी चीजों में उसकी योग्यताएं समान नहीं होती हैं। ऑप्शन बिल्कुल ए सही है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है दो बच्चों में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया है? जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है बुद्धि का, वो किसने दिया है? ऑप्शन ए कैटल, बी गिलफोर्ड, सी थर्स्टन या डी स्पीयरमैन। तो साथियों ये दिया है आपका कैटल महोदय ने। जो कैटल महोदय ने, उन्होंने बुद्धि का तरल सिद्धांत दिया है। ये कई तरह से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपका तरल सिद्धांत, एक पूछा जाता है तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का सिद्धांत, एक आपका यहाँ पर तरल मॉडल का सिद्धांत पूछा है। तो ये सभी आपके एक ही नाम है, ये आपके कैटल महोदय ने दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैटल महोदय ने दिए हैं। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? यानी कि शैशवावस्था सीखने का एकदम आदर्श काल है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए रूसो, बी स्ट्रैंग, सी स्टैनले हॉल या डी वैलेंटाइन।
तो साथियों ये कहा है आपका वैलेंटाइन महोदय ने। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था जो होती है बच्चे की, ये सीखने का एकदम आदर्श काल होता है, आइडियल वो होता है, एरा होती है आपकी बच्चों को सीखने की, क्योंकि बच्चा जितने से जितना ज़्यादा वहाँ पर बच्चा सीख जाएगा वो आपका लगभग यही बोला जाता है कि 90% बच्चे का विकास, जो मानसिक विकास होता है वो शैशवावस्था में हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर बाल्यावस्था को निम्न में से भी जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गृहावस्था, बी जिज्ञासियों की उम्र, सी मनोविकास अवस्था, या डी स्वतः परिवर्तनावस्था। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है गृहावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को गृहावस्था के नाम से जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था जैसे जैसे बाल्यावस्था समाप्त होने की ओर होती है, उत्तर बाल्यावस्था आती है, तब बच्चा गृह में रहना शुरू कर देता है। आपका जो होते हैं ना कि आप बच्चों की ग्रुप बनने चालू हो जाते हैं, उस ग्रुप में मेंबर 5-7 मेंबर हो गए, उस ग्रुप में 5-7 मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, ग्रुप की तरह बच्चे रहने लगते हैं। गृहावस्था की एज कहा जाएगा उत्तर बाल्यावस्था को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? जो खिलौनों की एज होती है, टॉय एज होती है, वो कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए खिलौनों की आयु क्या होती है, बच्चा जब खिलौनों से खेलता है वो आयु होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से मतलब कि शैशवावस्था आपकी समाप्त होने को है और बाल्यावस्था स्टार्ट होने को होती है। पूर्व बाल्यावस्था वो आपकी एज होती है, आपकी खिलौनों की आयु, आपकी अवस्था, खिलौनों की आयु जो होती है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। जो बालकों में शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास, साइकोमोटर जो विकास होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए शीर्षगामी, बी समीप दूराभिमुख, सी ए और बी दोनों, या डी निश्चित नहीं। तो देखिए साथियों यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों। जो शीर्षगामी और समीप दूराभिमुख होते हैं ये दोनों के दोनों शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा होती हैं। देखिए शीर्षगामी क्या होता है? सिर से पैर तक, ये आपका शीर्षगामी होता है, सिर से पैर तक, सिर से पैर चलता है। शीर्षगामी आपका सिर से पैर चलता है, जबकि समीप दूराभिमुख चलता है मध्य से बाहर की ओर। आपका जो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड आएगा, उसके बाद आपका हार्ट आया, उसके बाद आपके हाथ बाजू आएंगे, फिर हाथ, फिर उंगलियां आ गई, ऐसे आपका चलता है समीप से दूर की ओर, मतलब मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही है, ये दोनों के दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है? यानी कि आनुवांशिकता द्वारा कौन सा निर्धारित होता है? ऑप्शन ए मित्रों का चयन, बी आंखों का रंग, सी शैक्षिक सफलता, या डी शिक्षा में रुचि। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका? मित्रों का चयन। मित्रों का चयन आनुवांशिकी से, पूर्वजों से थोड़ी प्राप्त होता है हमें। भाई हम समाज में रहते हैं, जैसे जैसे हमको समझ आता है कि हमारा ये मित्र होने लायक है, नहीं है, तो हम मित्रों का चयन करते हैं। तो ये आनुवांशिकी से थोड़ी होता है, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। आपका ऑप्शन सी है शैक्षणिक सफलता। शैक्षणिक सफलता आपको आनुवांशिकता या जीन्स में थोड़ी मिलती है कि हाँ पहले से ही आप डिग्री करके आ रहे हो जन्म से ही। ये आपको सीखनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है, ये आपकी आनुवांशिकता से नहीं होती है। शिक्षा में रुचि, ये भी आपकी आनुवांशिकता से नहीं होती है, ये आपकी स्वयं की बाद में अपनी वातावरण और सामाजिक क्रियाओं के कारण आपकी बनती है शिक्षा में रुचि। तो ऑप्शन बी सही है आपका, आंखों का रंग। जो आंखों का रंग होता है ये पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डैश 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 बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। यानी कि बच्चों के समाजीकरण, जो सोशलाइजेशन होता है बच्चों का, उसकी प्राथमिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यालय, बी जनसंचार, सी धर्म, या डी परिवार। अब देखिए बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से ही उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि जन्म लेने से पहले तक उसको समाज से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है किसी घर में, किसी परिवार में, तो वहां से उसका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन धीरे धीरे आरंभ हो जाता है। तो वो आपका सबसे पहले परिवार से होता है। प्राथमिक संस्था आपकी परिवार है। विद्यालय, जनसंचार, धर्म तो बाद में आएंगे, पहले तो परिवार आएगा आपका। बच्चे ने परिवार में जन्म लिया है तो भाई परिवार भी तो सामाजिकरण, समाज में रहता है ना, सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार में भी तो है, समाज के रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल डी सही है, परिवार। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
बुद्धि समावेशन करती है। जो बुद्धि है वो किसका समावेशन करती है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन का, बी अभिसारी चिंतन का, सी समालोचित चिंतन का, या डी विचारशील चिंतन का। तो देखिए साथियों, बुद्धि जो करती है वो करती है अपसारी चिंतन का। अब अपसारी चिंतन क्या होता है? देखिए, अपसारी चिंतन होता है किसी समस्या को अनेक हल करना। मान लो कोई भी समस्या है, उसको अनेक अनेक तरह से विभिन्न तरीकों से उसको हल कर पाना, ये विभिन्न तरीकों से सोच पाना, किसी एक समस्या पर विभिन्न तरीकों से सोचना, ये सभी आपका अपसारी चिंतन होता है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? जो बालक की पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसकी नींव किस अवस्था से पड़ती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी गर्भकालीन अवस्था, सी बचपना अवस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, व्यक्तित्व की नींव जो पड़ती है बच्चे की, वो पड़ती है आपकी बचपना अवस्था से। जब आप बच्चा बचपना अवस्था यानी बाल्यावस्था, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तब उसकी व्यक्तित्व की नींव पड़नी स्टार्ट हो जाती है। वो समाज में और अच्छे से एंगेज करता है, समाज में जाता है, तो उसको उस सब भाई व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, आपकी वातावरण और आनुवंशिकता का पूर्ण योग ही तो होता है व्यक्ति, पर्सनैलिटी गुणनफल होता है ना। तो वो आपका समाज में भी घुलने मिलने लगता है, समाज में और अधिक इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है समाज से। तो वो सभी आपका अवस्था की नींव है वो बचपना अवस्था है, बाल्यावस्था है। व्यक्तित्व की नींव बचपना अवस्था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण है। जो व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण है वो कैसा परीक्षण है? ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ परीक्षण, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सी प्रक्षेपण परीक्षण, या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, व्यक्तित्व मापन का जो शाही धब्बा परीक्षण है वो किसने दिया है? वो दिया है हरमन रॉर्सा ने। ठीक है, ये आपके हरमन रॉर्सा के द्वारा दिया गया है शाही धब्बा परीक्षण। अब ये कैसा परीक्षण है? ये है आपका प्रक्षेपण परीक्षण। ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है। इस परीक्षण में क्या होता है? देखिए, इसमें एक तो 10 कार्ड होते हैं, टोटल 10 कार्ड होते हैं। 10 में से 5 तो होते हैं आपके काले और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। आपके 2 होते हैं काले एवं लाल, ब्लैक एंड रेड। 2 काले और लाल होते हैं। और आपके 3 होते हैं अनेक रंगों के, अन्य रंगों के, मतलब विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें कोई भी रंग हो सकते हैं। 5 आपके ब्लैक और व्हाइट हो गए, 2 हो गए आपके ब्लैक और रेड, 3 हो गए विभिन्न अलग रंगों के और अलग अलग रंगों के। 3 ऐसे आपके 10 कार्ड होते हैं इसमें। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है, हरमन रॉर्सा के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, यानी कि बच्चे मातृभाषा कब सीख लेते हैं अपनी? ऑप्शन ए 1 वर्ष की आयु में, बी 4 वर्ष की आयु में, सी 6 वर्ष की आयु में, या डी 2 वर्ष की आयु में। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी में, 6 वर्ष की आयु में। जो अधिकांश बच्चे मातृभाषा अपनी 6 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। जब आपका उनकी बाल्यावस्था स्टार्ट होती है, भाई 6 से 12 तक आपकी बाल्यावस्था चलती है, तो आपकी जो बाल्यावस्था आने तक बच्चे अपनी मातृभाषा जो है वो शब्दों को अच्छे से बोलना सीख जाते हैं ना, तब तक अपना थोड़ा थोड़ा शब्दों को बोलने लगते हैं मिला मिला करके, तो वो अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं अधिकांश बच्चे। ऑप्शन सी है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी परिपक्वता, बी वातावरण है आपका, सी परिपक्वता, या डी निर्देशन। तो देखिए, विभिन्नताओं का जो कारण नहीं है वो है निर्देशन आपका इसमें से कोई भी लेना देना नहीं है विभिन्नताओं से। जबकि वंशानुक्रम का है, वंशानुक्रम से आपका व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे? भाई आंखों का रंग किसी का नीला आ गया, अलग है, किसी का अलग है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? भाई किसी एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग होना, किसी ना किसी तरह से अलग होना। भाई उसके विचार अलग हो सकते हैं, उसका IQ लेवल अलग हो सकता है, उसका पहनावा अलग हो सकता है, उसका जो कद काठी अलग हो सकती है। भाई सभी तरह से, किसी भी तरह से अलग हो सकता है, वही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो वहीं वंशानुक्रम और वातावरण, भाई जैसे वातावरण, अब देखिए पहाड़ी लोग रहते हैं पहाड़ी वातावरण में, तो वहां पर उनकी हाइट कम पाई जाती है, जबकि नॉर्मल हाइट आपकी ठीक पाई जाती है। तो वो भी एक तरह की व्यक्तिगत विभिन्नता हुई ना। किस कारण हुई? वातावरण के कारण। भाई वो आपके पहाड़ी इलाके में उनका वातावरण अलग है, और यहाँ दिल्ली एरिया के आसपास के जो वातावरण है, या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये सभी अलग है इसका वातावरण। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का वातावरण अलग है, तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता वातावरण के कारण अलग हुई ना। परिपक्वता, मैच्योरिटी, उसके कारण भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता
होती हैं, लेकिन जो निर्देशन है ये आपका व्यक्ति भिन्नता का कारण नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा, यानी कि अभ्यास के अधिगम पर जो प्रभाव का एक प्रयोग है उसमें अधिगम कैसा होगा। ऑप्शन ए स्वतंत्र चर, बी परतंत्र चर, सी अन्य चर या डी स्थिर चर। तो देखिए वो होगा आपका परतंत्र चर। ऑप्शन बी में है आपका यहाँ पर परतंत्र चर होगा। परतंत्र चर कैसे होगा, देखिए जैसे जितना अभ्यास करोगे उतना आपका अधिगम अच्छा होगा। आपका डिपेंड हुआ ना, स्वतंत्र नहीं है उससे। परतंत्र मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा अधिगम होगा, जितना कम करोगे उतना। मान लीजिए जितना भाई आपको कोई एग्जाम देना है तो आप जितना अभ्यास करोगे, जितना याद करोगे, जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे, उतने अच्छे से प्रभावी रूप से आपका लर्निंग होगी, एग्जाम अच्छा जाएगा। तो वो एक तरह से एक दूसरे पर आश्रित हुए, ये परतंत्र चर है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें सीखने का स्थानांतरण कैसा कैसा हो सकता है। ऑप्शन ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य या डी ये सभी। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण ये सभी के सभी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं समझिए। जैसे सकारात्मक, अब यार देखिए आप साइकिल चलाना जानते हैं, आप स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो उसमें आपका थोड़ा सा तो काम आएगा भाई, बैलेंस बनाना आपको आता है। साइकिल से द्विपहिया वाहन है, तो आपका जो मोटरसाइकिल है वो भी द्विपहिया वाहन है, वहाँ थोड़ा सा तो आपको जो हेल्प मिली आपको उसमें अधिगम में, तो आपका सकारात्मक अधिगम हुआ। नकारात्मक अधिगम कहाँ होता है, जहां आपको बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती। आप साइकिल चलाना जानते हैं, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो आपको क्या हेल्प मिलेगी, उसमें बैलेंस तो होता ही है भाई, आपको हैंडल ब्रेक, क्लच ब्रेक ये सभी देखना होता है, तो उसमें आपका नकारात्मक अधिगम हो गया। शून्य अधिगम क्या होता है, बिल्कुल भी स्थानांतरण नहीं हो, वो आपका शून्य अधिगम होता है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल डी सही जवाब है, ये सभी के सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। जो सीखने के नियम किसने दिए हैं। ऑप्शन ए फ्रायड, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक या डी एडलर। तो प्यारे साथियों जो सीखने के नियम दिए हैं वो आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं, जिन्होंने बहुकारक जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, उन्होंने ही आपके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, सीखने के नियम प्रतिपादित किए हैं। अब सीखने के नियम कितने होते हैं, देखिए थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं। 3 नियम कौन से होते हैं, एक तो अभ्यास का नियम होता है, एक होता है आपका तत्परता का नियम, तत्परता, एक होती है आपकी प्रभाव का नियम। ये आपके 3 नियम दिए, 3 मुख्य नियम हैं ये आपके थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। और 5 आपके गौण नियम दिए हैं अलग से, वो 5 गौण नियम है, 3 मुख्य नियम है, ये सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि एरर और जो प्रयास और त्रुटि होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी लक्ष्य या डी वाद विवाद। तो साथियों इसमें होता है आपका बिल्कुल लक्ष्य, जो लक्ष्य है आपका टारगेट होना चाहिए, तभी तो प्रयास एवं त्रुटि। आप मान लीजिए आपका टारगेट है कि हमको साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, आपका प्रयास एवं त्रुटि मतलब आप अभ्यास करेंगे, आपकी त्रुटि होगी, आपने क्लच गलती से छोड़ दिया, रेस ज़्यादा, आपने एक्सीलेटर ज़्यादा दे दिया, तो ये आपकी त्रुटि हो रही है। आप प्रयास कर रहे हैं और त्रुटि गलती कर रहे हैं, उससे आपका लक्ष्य होना, लक्ष्य है तभी तो आप प्रयास और गलती कर रहे हैं, तभी तो आप सीखेंगे। आपका लक्ष्य है मोटरसाइकिल सीखना है, तो आपका जब लक्ष्य होगा तो प्रयास और त्रुटि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य होता है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ साथियों क्लास को एक लाइक भी कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे क्लासेस कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।